Hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari here. Students, right now I'm going to cater you one more video. Uh, so get ready everyone, and let's begin the next video where I'm just going to tell you and we are just going to discuss over the issue of formal sector. Okay, so formal sector or the formal sector credit in India. So get ready to know about it. What is first of all a formal sector? Okay, students, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल सेक्टर होता क्या है. फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक. ठीक है, इसको आप जानते रहिए. औपचारिक ना, औपचारिक चीज़ें या फॉर्मल कहाँ पे यूज होता है? जो एक फॉर्मेलिटी लिए हुए हो. फॉर्मेलिटी कौन लेता है? जो गवर्नमेंट से बिलोंग करता हो, तो वो फॉर्मल सेक्टर के रूप में होता है. ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं कि फॉर्मल होता क्या है. ये तो मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया कि फॉर्मल क्या होता है, बट फॉर्मल सेक्टर का अपना एक अलग सेंस होता है. ठीक है, टेक अ लुक. हम लोगों ने देखा इस चीज़ को कि लोग क्या करते हैं, लोग लोन लेते हैं अलग अलग सोर्सेज से. कई सोर्सेज मतलब गवर्नमेंट सोर्सेज होते हैं, प्राइवेट सोर्सेस होते हैं. लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सोर्सेस से जो है लोन लेते रहते हैं. प्राइवेट सोर्सेस का मतलब होता है बच्चों, इस लोन लेने का मतलब होता है साहूकार से लोन लेना होता है, अपने रिश्तेदारों से लोन लेना होता है. ये अलग अलग प्राइवेट सोर्सेस हैं. ठीक है, इसके अलावा बैंक से लोन लेना, कोऑपरेटिव से लोन लेना. ठीक है, ये सब जो हैं ये गवर्नमेंट सोर्सेस हो जाते हैं. सो वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी conveniently grouped as formal sector loan and informal sector loan. तो ये जो अलग अलग तरह के लोन्स होते हैं, इनको हम दो तरह के लोन्स के कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक को हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर और दूसरे को हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं फॉर्मल सेक्टर लोन्स और इनफॉर्मल सेक्टर लोन दो तरह के लोन एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे देश में परफॉर्म की जाती हैं. Now let me tell you what are these two. Okay, अब इस चीज़ को आप समझिए. Among the former are loans from banks and cooperatives. ठीक है, अगर हम पहले लोन की बात करें जिसको हम फॉर्मल कहते हैं, तो फॉर्मल लोन क्या होता है? लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स. ठीक है, जो लोन हम लोग बैंक या कोऑपरेटिव से लेते हैं उसको हम फॉर्मल लोन्स कहते हैं. ठीक है, द इनफॉर्मल लोन्स, अगर हम इनफॉर्मल लेंडर्स की बात करें तो इनफॉर्मल लेंडर्स कौन होते हैं? इनफॉर्मल लेंडर्स वो होते हैं स्टूडेंट्स, ओके, जिसमें मनी लेंडर्स शामिल होते हैं, ट्रेडर्स शामिल होते हैं, एम्प्लॉयर्स शामिल होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं और फ्रेंड्स. ये सब लोगों से जो हम लोन लेते हैं तो हम उनको इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन कहते हैं. ठीक है, यू कैन सी हियर इन दिस ग्राफ दैट यू कैन सी इन दिस ग्राफ दैट मनी लेंडर्स से हम 33% लोन देश में लिया जाता है, कमर्शियल बैंक्स 25%. मतलब सबसे बड़ा शेयर जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर इनफॉर्मल सोर्सेज का होता है. मनी लेंडर से हम लोग 33% लेते हैं. अगर इस चीज़ को और डिटेल में देखें तो देश में लोन एक्टिविटी 33%, 8%, 2%. ठीक है, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करने वाले लोन्स होते हैं हमारे देश में. राइट, दिस इज व्हाट the loan activities in India, everyone. Okay, you can understand like. So watching this, students, several questions arise in your mind that there are two, as we have studied, there are two sources of loans, formal and two sectors of loans. Okay, so you can understand that this is what this is what relate formal. You can understand here, money lender, landlord. Okay, 34%, relatives and friends. Okay, 8% means 42%. Okay, other institutional agencies, non-institutional agencies, 44%. Okay, so this is what the 44% of loan. And you can also see other institutional agencies, cooperatives and government. Okay, so 44% of loan is just taken from the informal sector yet.
ओके, दिस इज़ द एस्टिमेट्स ऑफ 2012। सो आप समझ सकते हैं कि इतनी समस्याएं देश में हैं, अभी भी लोग इनफॉर्मल सेक्टर्स की ओर की डिपेंडेंसी उनकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए, रिजर्व बैंक जो इंडिया का है, आरबीआई इसको कहते हैं, सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। जो फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन है उसकी सुपरविजन आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, उसकी देखरेख करता है। उदाहरण के रूप में, इफ़ वी हैव सीन that the banks maintain a minimum cash balance out of the deposit they receive। ठीक है ना, जो आरबीआई होता है उसका काम होता है कि जो मिनिमम कैश बैलेंस जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो ना, वो बैंक जो हैं कॉमर्शियल बैंक्स उसको मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, मतलब जो डिपॉजिट पैसा है बैंक में, उस पैसे के ऊपर बैंक के पास एक डिपॉजिट जो मनी होती है ना, उस मनी का एक CRR कैश रिजर्व रेशियो होता है। मान लीजिए वो 3% या 4% होता है, तो ये 3 या 4% जो है बैंक को उतने परसेंट जो है जो टोटल उसके पास डिपॉजिट मनी है उतना उसको अपने पास रखना पड़ता है CRR के रूप में। ठीक है, जो उसको इमरजेंसीज में काम आता है, तो ये देखना भी आरबीआई का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा RBI monitors the banks in actually maintaining the cash balance. Similarly, RBI इसके साथ साथ क्या करता है, इसके साथ साथ RBI ये भी देखता है, ठीक है, कि RBI sees that the banks give loan not just to profit making businesses and traders but also to small cultivators। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, स्मॉल बोरोअर्स एक्सेट्रा। तो अगर आप देखिए, बैंक ये भी सुपरविजन करता है, ये भी आउटलुक रखता है कि जो पैसे बैंक लोन देने के लिए बैंक को दिया जाता है, वो कॉमर्शियल बैंक्स केवल अमीरों को ही तो लोन नहीं प्रोवाइड कर रही है, गरीबों को, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं, कल्टीवेटर्स हैं, छोटे छोटे बोरोअर्स हैं, इन सबको भी लोन बैंक दे रही है उसी रेशियो में कि नहीं दे रही है, ये काम भी उसी का होता है, रिजर्व बैंक का। सो पीरियोडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन टू द आरबीआई। ठीक है, और समय समय पर बाई मंथली ना, अब बाई मंथली होता है, मतलब साल में 6 बार बैंक्स को ना अपनी पीरियोडिक रिपोर्ट जो है एक सबमिट करनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है आरबीआई को कि कितना ज़्यादा जो है वो उधार मतलब दे चुके हैं, कितना उनके पास बकाया है ना, किसको दिया है लोन उन्होंने और कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया है, ये सब के डिटेल्स आरबीआई को सेंड करनी पड़ती है ना कॉमर्शियल बैंक्स को। सो देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर को देखिए बच्चों, तो वहाँ क्या होता है कि ऐसा कोई भी आरबीआई जैसा सुपरविजन जैसे इस फॉर्मल सेक्टर के लिए होता है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कोई भी सुपरवाइज करने के लिए नहीं होता है कि प्राइवेट लेंडर्स जो हैं, साहूकार हैं, रिश्तेदार हैं, वो कितने इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, कितने पे नहीं दे रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। दे कैन लेंड वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे विश। जो भी इंटरेस्ट उनका मन करता है लेंडर का, वो बोरोवर को अपने मनमाफिक इंटरेस्ट पे जो है लोन दे देता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अगर आप बैंक की बात करें, अब बैंक 8 से 9% एनुअल इंटरेस्ट रेट पे अगर लोन दे रहा है, ठीक है, तो वहीं पे जो प्राइवेट लेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो 5% मंथली इंटरेस्ट रेट पे दे रहा होता है। ठीक है, तो जो लोग उनसे लोन लेते हैं 5 × 12 मतलब कि 60% तक इंटरेस्ट जो है चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करना पड़ जाता है। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर, लेकिन यहाँ पे इसकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं होता है जो रोक टोक कर सके। सो देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक ना। तो वहाँ पे कोई उनको रोकने वाला नहीं होता है कि जो गलत तरीके आजमा रहे होते हैं लोन देने के ना, उनको रोकने का उनके पास कोई तरीका नहीं होता है। अब इसके बाद देखिए, compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge a much higher interest on loan। ठीक है, अब इससे कंपेयरिंग में जो फॉर्मल लेंडर्स होते हैं, इनफॉर्मल लेंडर्स के मतलब फॉर्मल लेंडर के कंपेयरिंग में जो इनफॉर्मल होते हैं वो एक हैवी इंटरेस्ट जो है लोन इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उनको। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज़ मच हायर, इसलिए जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है इनफॉर्मल लोन से, इनफॉर्मल सोर्स से, वो बहुत हैवी हो जाती है, बहुत भारी हो जाती है एक के लिए। ठीक है, सो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, अगर आपका हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगा तो इसका मतलब क्या होगा, लार्जर
पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोअर इज यूज टू रिपे द लोन। तो क्या होगा कि जो बोरोअर होगा उसकी बड़ी मात्रा में अमाउंट जो है उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है, लोन के रूप में उसे पे करना पड़ता है, कभी कभी तो वो दोगुना तक हो जाता है। हेंस द बोरोअर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्व्स, इसलिए बोरोअर के पास ना अपनी इनकम का बहुत कम हिस्सा या बिल्कुल भी नहीं बचता है, ठीक है। तो इन सर्टेन केसेस, कई केसेस क्या होता है, एक हाई इंटरेस्ट रेट जो है ना, जो इंटरेस्ट रेट है बोरोइंग के लिए, कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इन इज ग्रेटर दैन द इनकम ऑफ द बोरोअर, ठीक है। तो कई केसेस में ये हो जाता है कि बोरोअर की इनकम से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हो जाता है जो उसे पे करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि बोरोअर का डेप्ट, उसका कर्ज बढ़ जाता है, ठीक है, एंड वो डेप्ट ट्रैप का शिकार हो जाता है, वो इस कर्ज के जाल में फंस जाता है, ठीक है। ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। इसके अलावा ऐसे लोग ना, ऐसे इंटरप्राइजेस, किसी को अगर इंटरप्राइज शुरू करनी है ना पैसा उधार ले करके, तो वो इस तरह से कर नहीं पाते हैं, बिकॉज हाई जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है इसकी वजह से लोग अपना पैर पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। फॉर दिस रीज़न बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसी सब कारणों से बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है नीड टू लेंड मोर, इसलिए गवर्नमेंट का प्रयास होता है कि कोऑपरेटिव्स और बैंक से लोन को बढ़ावा दिया जाए। इससे क्या होगा, हाई इनकम्स और बहुत से लोगों को जो है कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स, तो लोग अलग अलग वैरायटी ऑफ नीड्स के लिए कम इंटरेस्ट पे जो है पैसे उठा पाएंगे, बैंक से ले पाएंगे। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, फसल उगा सकते हैं, उससे बिजनेस कर सकते हैं, छोटे स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं तो आप कर सकते हैं। दे कुड सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड इन गुड्स, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर बैंक से लोन लेते हैं, कोऑपरेटिव से लेते हैं तो चीप एंड अफोर्डेबल, ठीक है। तो सस्ते और अफोर्डेबल जो है जो लोन होते हैं इस क्रूशल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, इसलिए एक देश के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक ये होता है कि सस्ते और जो है, और इसके अलावा जो है इसके साथ साथ ना अफोर्डेबल जो आदमी हासिल कर सके ऐसे लोन जो है उन्हें मिलने चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे वो उठता है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है, क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, फॉर्मल और इनफॉर्मल किसकी हिस्सेदारी ज़्यादा होती है हमारे देश में। अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। ये जो ग्राफ 2 है नीचे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये दिखा रहा है द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर पीपल इन अर्बन एरियाज, कि शहरी क्षेत्रों में फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेस का क्या महत्व होता है, ठीक है। लोग जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं 4 ग्रुप्स में, फ्रॉम पुअर टू रिच, एज शोन इन द फिगर में से दिखाया गया है कि लोग 4 ग्रुप में बटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 85% जो लोन एक्टिविटीज़ है ना, जो पुअर हाउस होल्ड से लिया जा रहा है अर्बन एरियाज़ में, वो इनफॉर्मल सोर्सेस से लिया जा रहा है। मतलब कि जो गरीब लोग हैं उनकी 85% लोनिंग कहाँ से हो रही है, इनफॉर्मल सेक्टर से हो रही है, ठीक है। इसके कंपेयरिंग में जो रिच अर्बन हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, व्हाट डू यू फाइंड, ओनली 10% ऑफ देयर लोन्स आर फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज। वहीं केवल 10% ऐसे रिच लोग हैं जिनका इनफॉर्मल सेक्टर से, इनफॉर्मल सोर्सेज से पूरा लोन लेते हैं वो, जबकि 90% जो रिच लोग होते हैं वो फॉर्मल सोर्सेज को चुनते हैं, ठीक है। अ सिमिलर पैटर्न इज ऑल्सो फाउंड इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा ही पैटर्न पाया जाता है। जो रिच हाउस होल्ड्स होते हैं आर अवेलिंग चीप क्रेडिट, ठीक है, जो अमीर लोग होते हैं वो सस्ता क्रेडिट जो है अवेल कर पाते हैं, कहाँ से, फॉर्मल लेंडर से, जबकि जो पुअर हाउस होल्ड्स होते हैं उन्हें एक लार्ज अमाउंट पे करना पड़ता है बोरोइंग के बदले में, जो वो मनी लेंडर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से या फिर ट्रेडर से लेते हैं, ठीक है। व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट, ये सब चीज़ें क्या सजेस्ट करती हैं, फर्स्ट द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड ऑफ द रूरल पीपल, ठीक है। अब ये समझ में आता है कि आज भी देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी फॉर्मल जो सेक्टर लोन है, क्रेडिट है, उसका ग्रामीण क्षेत्रों में उसका आधा ही लोग आज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर
मेट फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेस, और जो बचे हुए क्रेडिट होते हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेस से पूरे किए जाते हैं। ठीक है, ये पिक्चर आपको दिखाता है, ये पुअर हाउस होल्ड्स हैं, आप इनको देखिए, ये 85% लोन कहाँ से ले रहे हैं? इनफॉर्मल सोर्सेस से ले रहे हैं। हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, इनके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, वो 53% लोग ले रहे हैं इनफॉर्मल से। जो वेल ऑफ हाउस होल्ड्स हैं वो केवल 28% लोन इनफॉर्मल से ले रहे हैं, और जो रिच हाउस होल्ड्स हैं वो केवल 10% ले रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग अमीर होते जा रहे हैं वैसे वैसे लोग फॉर्मल सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, और जैसे जैसे लोग गरीब हो रहे हैं वैसे वैसे इनफॉर्मल सोर्सेस के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। तो मोस्ट लोन्स from informal lenders carry a very high interest rate and a little to increase the income of the borrower. तो जो इनफॉर्मल लेंडर्स हैं उनसे लोन लेने के बाद जो इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है कि उससे जो बोरोवर है उसकी इनकम में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा है, बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। दैट इट इज नेसेसरी, इसलिए आवश्यक है बैंक एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लेंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, कि बैंक और कोऑपरेटिव्स को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी लोन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि इनफॉर्मल सोर्सेस के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो घट सके। ठीक है, दूसरी चीज़ ये इससे निकल कंक्लूजन में आता है कि वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपेंड, जबकि फॉर्मल सेक्टर लोन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है दैट एवरीवन रिसीव्स दीज लोन्स, कि हर कोई फॉर्मल सेक्टर से लोन ले। वर्तमान में it is the richer households who receive formal credit whereas the poor have to depend on the informal source. ठीक है, आज बड़े पैमाने पे जो है जो रिच हाउस होल्ड्स हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, और पुअर जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज से। सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर क्विकली, फॉर्मल क्रेडिट को तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, जिससे कि पुअर जो है वो भी इसका बेनिफिट ले सके, सस्ते लोन वो भी प्राप्त कर सके। इसलिए फॉर्मल सेक्टर को एक्सटेंड करने की ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डे वी शैल मीट एंड डिस्कस वन मोर टॉपिक राइट हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड डे।